आज इस वीडियो में हम यूपीजेडएएलआर एक्ट की कुछ मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में खेती की जमीन यानी उसके मालिक हैं या फिर जमीन खरीदना या बेचना सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना। आज मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और साथ ही उन धाराओं की बात करूंगा जिन्हें जानने की आपकी यानी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, और जिन्हें जानने पर आपकी जो जमीन है वो सरकारी घोषित हो सकती है अगर आप इस प्रकार की धाराओं के बारे में नहीं जानते हैं। आपका सौदा भी रद्द हो सकता है और आपको इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं विस्तार से वीडियो शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। एससी एसटी के लिए जमीन बंधक रखने का नियम और साथ साथ मैं और भी नियमों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के नियम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात यहां पर करूंगा एससी एसटी के लिए जमीन बंधक रखने का जो नियम है, यानी कि धारा 157 ग। धारा 157 ग ये नियम है कि अनुसूचित जाति जैसे कि एससी या फिर उसकी जनजाति एसटी कोई भी किसान अपनी जमीन को बैंक या सरकारी संस्था के पास बिना कब्जा या गिरवी रखे मॉर्गेज रख सकता है। क्योंकि पहले ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एससी या एसटी की जो जमीन होती है अक्सर कर वो सरकारी भूमि होती है। अब आप कहेंगे कि अकरम भाई पूरे भारत में इसी प्रकार से लोग जमीन बैंकों से किसान कार्ड लिया हुआ है, लोग मॉर्गेज की डीड करते हैं, तो इसमें एससी के लिए ऐसा क्या है? तो मैं आपको बताऊं, 90% एससीओ के पास उनकी अपनी निजी जैसे तुम्हारे बाप दादा की जमीन थी इस प्रकार की जमीन नहीं है। 90% एससी एसटी के पास भूमि के पट्टे की भूमि है और जो सरकारी भूमि है। अगर किसी अनुसूचित जनजाति के वर्ग के पास सरकारी भूमि भी है, वो उस भूमि का पट्टे का अधिकार रखता है, तो वो भी अपनी भूमि को मॉर्गेज कर सकता है, यानी उसके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। अब आपके पास अगर इस प्रकार की कोई भूमि हो तो बैंक में लेकर जाना तो वो एकदम कह देगा कि तुम इस भूमि के मालिक ही नहीं हो, तो हम तुम्हारा किसान कार्ड कैसे बना दें। लेकिन नियम 157 ग उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत धारा 157 ग के अंदर इस प्रकार का अधिकार है कि एससी और एसटी का कोई भी किसान अपनी जमीन को बैंक या फिर सरकारी संस्था के पास बिना कब्जा दिए मॉर्गेज रख सकता है। इसका बड़ा फायदा यह है कि किसान अपनी जमीन पर खेती भी करता रहता है और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे लोन भी मिल जाता है। जमीन की अदला बदली सबसे ज्यादा इसी बात को मुझे लेकर कॉल आते हैं कि अकरम भाई हमारी एक जमीन है, वो जमीन बंजर है, उस जमीन के अंदर कुछ भी पैदा नहीं होता है, लेकिन उस जमीन के ऊपर अब हम अदला बदली करना चाहते हैं। तो अदला बदली का मतलब क्या है, और मैं धारा 117 के बारे में आपको बताऊंगा कि जमीन की अदला बदली कैसे हो सकती है। जमीन की अदला बदली यानी कि कई बार हम अपनी जमीन दूसरे किसान या गांव ग्राम सभा की जमीन में बदलना चाहते हैं। इसके लिए धारा 161 यानी कि उसे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इसका अलग नियम बनाया गया है, लेकिन पुराने कानून के मुताबिक आप अपनी जमीन किसी दूसरी किसान या दूसरी ग्राम सभा धारा 117 के अधीन यानी
जमीन को बिल्कुल बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका दूसरे गांव का व्यक्ति यार ये चाहता है कि यार वहां पर मुझे भूमि लेनी है, मेरे रकबे में जो भूमि है वो बंजर है, यहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता है, तो वास्तव में इस प्रकार का नियम है। और नियम धारा 117 के तहत जमीन को बदला जा सकता है। नियम 161 के अंदर इसे समझना जरूर है, इसका पूरा प्रावधान है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम यानी पुराने नियम के अनुसार। लेकिन सावधानी आपको क्या करनी होगी, इसके लिए आपको सहायक कलेक्टर एसडीएम के से पहले इस बात की अनुमति लेनी होगी और कलेक्टर से भी लेनी होगी। अगर दोनों जमीनों की कीमत 10% से ज्यादा का अंतर है तो अधिकारी इस अदला बदली की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि सेम टू सेम अगर उसी प्रकार की जमीन है तो उस जमीन पर अदला बदली का अधिकार दे सकता है। अब नंबर 4 पर मैं बात करता हूं कि सबसे बड़ी गलती कब्जे के साथ उधार देना। और अक्सर कर ऐसा होता है कि कई इस पॉइंट में आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अक्सर कर सभी लोगों के साथ है। धारा 164 उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 धारा 164 एक बहुत ही कड़ा नियम बताती है। और वो नियम क्या है कि अगर कोई किसान किसी से उधार लेता है, समझना और इसे नोट कर लेना, अगर कोई किसान किसी से उधार लेता है और गारंटी के तौर पर वो अपनी जमीन या कब्जा उसे दे देता है, तो कानून उसे लोन नहीं बल्कि विक्रयशील मानेगा। समझ गए आप? तो ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। यानी आपने भले ही कागज पर उसे गिरवी लिखा हो, लेकिन कब्जा देने के कारण यानी कानून उसे जो है बिक्री रूप में मान लेगा। और जब बिक्री रूप में उसे भाई मान लेगा तो आप जो कब्जा भी दे रहे हैं और उससे पैसे लेकर कब्जा दे रहे हैं, तो आप उसे सोच रहे हैं कि ये भूमि मैं रहन रख रहा हूं या वो रख रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में कानून उसे इसने व्यक्ति ने जमीन बेच दी है और उसे विक्रयशील माना जाएगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं। अनुसूचित जाति एसटी के लिए विशेष सुरक्षा क्या है? सरकार ने धारा 157 ख के अधीन यानी कि उसके तहत अनुसूचित जनजाति की जो जमीन है उसे सख्त नियम बनाए हैं। यानी 157 ख में ये वो सख्त नियम है जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर यानी लगाए गए हैं। कोई भी एसटी वर्ग का किसान अपनी जमीन किसी गैर एसटी नॉन एसटी व्यक्ति को नहीं बेच सकता और न ही दान दे सकता है और न ही उसे पट्टे पर यानी दे सकता है। अगर ट्रांसफर करना भी है तो पहली प्राथमिकता भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान को ही दी जाती है। यानी कि अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का बैनामा या रजिस्ट्री लेने के लिए जाते हैं तो आपकी डायरेक्ट सीधा नाम नहीं होगी। धारा 157 है के अंदर इस प्रकार का पूरा प्रावधान है। पहले वो एससी वर्ग का व्यक्ति एससी वर्ग के व्यक्ति को रजिस्ट्री करेगा भूमिहीन को, और फिर वो आपको करेगा ओबीसी और सामान्य वर्ग। धारा 157 के अंतर्गत इसी प्रकार का यानी नियम है। कुछ लोग कहते हैं कि यार एससी के ऊपर इस प्रकार की एससी की जमीन खरीद लें, तो मैंने एससी के ऊपर वैसे मैंने बहुत एससी एसटी वर्ग कैटेगरी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। नियम के उल्लंघन का अंजाम और जमीन सरकारी होना, ये मेन पॉइंट है। अगर आपकी जमीन है उसके आप मालिक हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसका अंजाम यही होगा कि जमीन आपकी सरकारी घोषित हो जाएगी।
चाहे आप शंकर मणि ही क्यों ना हो, चाहे आप सरकारी पट्टेदार हो, या फिर आवंटन के पट्टेदार। और वो उल्लंघन क्या है, आपको गौर से सुनना चाहिए। सबसे जरूरी चेतावनी यानी धारा 166 के अंतर्गत, याद है मुझे, धारा 166 और 167 के बारे में, जो अगर आपने उस जमीन के किसी भी नियम का उल्लंघन करके, यानी जमीन का कोई भी ट्रांसफर, बिक्री, दान, पट्टा किया, तो आप वह शून्य, वॉइड माना जाता है। इसका नतीजा यही होता है कि यह जमीन उस पर, जिस पर फसल खड़ी है, पेड़, कुएं, सब राज्य सरकार के ही होंगे, और कलेक्टर के पास ये अधिकार है कि वह अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत बेदखली कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि वो भूमि, अगर आप मान लीजिए कि आपकी अपनी संक्रमणीय भूमि है और आप उसे बिना परमिशन के उद्योग में ले जाते हैं, या बिना परमिशन के उसके अंदर खनन पैदा करते हैं, या बिना परमिशन के आपकी कोई सरकारी भूमि का पट्टा है, उसके ऊपर आप अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कोई नया कार्य शुरू करते हैं। भूमि तो आपको दे रखी है काश्तकारी के लिए, खेती किसानी के लिए, लेकिन आप उस पर कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो आपको उस भूमि से यानी हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कि लास्ट बात दोस्तों, जमीन का कोई भी लेन देन करने से पहले इन धाराओं का ध्यान रखना आपको जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कानून का पालन करें और अपनी जमीन सुरक्षित रखें। बस यही, फिर मैं हाजिर होता हूँ यानी कि अगली वीडियो को लेकर। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।